मुंबई का माथुर परिवार हाई क्लास रहन सहन में बहुत विश्वास करता था। मजाल है मनीषा की जूड़े का एक क्लिप भी इधर से उधर हो जाए। ब्यूटी मेंटेनेंस में माथुर परिवार सोसाइटी में सबसे फेमस था। सुबह सुबह पल्लवी अपने कमरे से लिविंग रूम में आती है। अरे पल्लवी, ये तो वही ड्रेस है ना जो तूने मेरी लास्ट किटी पार्टी में पहनी थी। हाँ मम्मी, वही ड्रेस है। क्यों? नाक कटवा दे मेरी तू। आज मेरी फ्रेंड आने वाली है। उन्होंने अगर देख लिया ना तो सबको कहती फिरेगी कि मनीषा की बेटी तो कपड़े रिपीट कर करके पहनती है। पर यहाँ पर मुझसे मतलब किस है? कौन दिला रहा है मुझे कपड़े? जिसे देखो खुद के श्रृंगार में लगा पड़ा है। अरे मेरी बेटी, माँ तो अपनी उम्र से आधी लगती है और तू उम्र की दुगनी लगने लग गई है। ये ले 10,000, जा अपने लिए कपड़े लेकर आ। और हाँ, पार्लर में हेयर स्पा भी करवा लेना। कैसे बूढ़ियों की तरह बाल हो गए तेरे। शाम को मनीषा की किटी मैट्स उनके घर आती है। क्या मनीषा कितने पैसे बचाएगी? 28 साल का हो गया है वरुण, हल्दी नहीं चढ़वाएगी क्या उसे? इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। शादी का खर्चा ना लगे तो बेटे को कंवारा ही रखेगी क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। खूबसूरती और पैसे की कमी मनीषा निवास में ना हुई ही है ना कभी होगी। अगले महीने तैयार है ना मेरे बेटे की शादी में आने के लिए। अपनी फ्रेंड्स की बातों से चिढ़कर मनीषा अपने बेटे करण का रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। पर कई लड़कियों को देखने के बाद भी उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। और एक दिन मनीषा और पल्लवी मॉल में घूम रहे होते हैं, तभी पल्लवी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। अरे मम्मी, देखो तो इस लड़की के बालों को, कमर से भी 4 हाथ लंबे। हाँ? अरे बेटा, मिल गई बहू। पता लगा तू ये कंवारी है या शादीशुदा? देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है। ये अगर मेरे घर पर बहू बनकर आ गई तो सभी के मुंह पर ताला लग जाएगा। मनीषा और पल्लवी उस लड़की का पीछा करते हैं और उसके घर जा पहुंचते हैं। ज़रा भी देरी ना करके मनीषा कियारा का हाथ उसके परिवार वालों से मांग लेती है। लड़की वालों को रिश्ता पसंद आ जाता है और शादी होकर कियारा मनीषा के घर की बहू बन जाती है। शादी के पहले दिन। अरे भगवान, दोपहर के 1 बजने को आ गए, अभी तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई। मनोज की बात सुनकर मनीषा कियारा को आवाज़ लगाती है। कियारा, तू कोई पहली बहू नहीं बनी है। मैं भी कभी बहू बनी थी। इतना देर तो साज श्रृंगार में दुल्हन को भी नहीं लगता। अब दुल्हन आप जैसी हो तो देर क्यों ही लगेगी मम्मी जी? हाँ, क्योंकि मैं तो पहले से ही ब्यूटीफुल हूँ। नहीं मम्मी जी, क्योंकि ब्यूटिशियन भी जानती होगी कि कितना भी घस लो असर तो कुछ होगा नहीं। और रही मेरी बात, तो मेरे बालों को देखा है? पूरे मोहल्ले की औरतों के बालों को मिला लो तब भी मेरे बाल की परतर नहीं कर पाएंगे। वाह भाग्यवान, तुझे तो बिल्कुल तेरे टक्कर की बहू मिली है। अब इस घर के रंगमंच में एक और किरदार शामिल हो गया। बड़ा मज़ा आएगा इस सास बहू के झगड़े को देखने में। सब बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन की मुंह दिखाई करने मोहल्ले की औरतें उनके घर आ जाती है। आखिर खर्च कर ही दिया तूने मनीषा। खर्चा नहीं आंटी जी, पुण्य कहिए पुण्य, क्योंकि मेरी जैसी बहू लाने के लिए कम से कम 7 जन्म पुण्य करने पड़ते हैं। सबकी किस्मत मम्मी जी जैसी कहाँ। अब हमारे मोहल्ले वालों को ही देख लीजिए, दूसरों के घरों में टांग अड़ाने से फुर्सत मिले तब ना पुण्य करे। मैं चलता हूँ। वैसे तुम्हारे बाल बहुत घने हैं बहू। बचपन से ही अपने बालों को बहुत संभाल कर रखा है मैंने। बस इम्पॉर्टेंट शैम्पू और ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ मैं। तभी पल्लवी हाथ में ट्रे लिए सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है। अरे ये बाल किसका है? मेरे ग्लास में तो बाल है। पल्लवी दीदी का ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनके बाल झड़ते ना, कुछ दिनों में वो गंजी हो जाएंगी। कियारा की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और पल्लवी की नज़र शर्म से झुक जाती है। अगले दिन करण पल्लवी से कहता है। अरे पल्लवी, दिन भर तुम और तुम्हारी भाभी घर पर ही बैठी रहती हो। जाओ ज़रा मॉल घुमाओ तुम दोनों, और इसी बहाने तुम दोनों की बातचीत भी हो जाएगी। करण से पैसे लेकर पल्लवी और कियारा मॉल घूमने चले जाते हैं।
मॉल में कियारा इधर उधर बस अपने बालों में लगाने के लिए नरिशमेंट क्रीम, ऑयल और शैम्पू को ही ढूंढती है। क्या भाभी, आप भी दिन भर इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं? चलिए ना, मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तुम्हें देखकर ही समझ में आता है, ब्यूटी की क्या ही नॉलेज होगी तुम्हें। कियारा सारे पैसे अपने बालों को डिज़ाइन करने की टूल्स और क्रीम्स में ही ख़त्म कर देती है और पल्लवी को भूखे पेट बिना कुछ खाए घर लौटना पड़ता है। अब बहुत हुआ, बड़े अपने घने और लंबे बालों पर इतराती हो ना भाभी। अगर ये रहेंगे ही नहीं तो अकल ठिकाने आ जाएगी। रात को जब कियारा सो रही होती है, पल्लवी अपने झड़े हुए बालों को कियारा के बिस्तर के पास रख देती है। सुबह जब कियारा उठती है तो अपने बालों के पास झड़े हुए बाल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, देखिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। ओह गॉड, माथुर परिवार की शान को झड़ते हुए देखकर आप लोगों का दिल नहीं कांप रहा क्या? अरे 2-4 बाल गिर ही गए तो कौन सा तू गंजी हो गई? ऐसे भी तू तो बड़ा कहती थी, जब तक अमीरों के पास माल रहेगा, कियारा के सर पर बाल रहेगा। तब क्यों डर रही है? हाँ भाभी, 2-4 बाल ही तो गिरे हैं। मेरे तो पता नहीं कितने बाल गिरते हैं। अब तो जानती है मैं कितनी मेस्ड अप सी दिखती हूँ। कियारा बड़ी हिम्मत जुटाकर बाथरूम में नहाने जाती है, पर कियारा वहाँ भी पहले से ही बालों को बिखेर देती है। नहाते वक्त जब कियारा की नज़र उन बालों पर पड़ती है तो वो उन बालों को अपना बाल समझकर डर जाती है। लगता है मैं टकली होने वाली हूँ। कियारा रोती हुई बाथरूम से बाहर निकलती है, पर उससे पहले ही पल्लवी उसके कमरे में हर तरफ बालों के बड़े बड़े गुच्छे बनाकर रख देती है, जिसे देखकर कियारा चीखती हुई कमरे से बाहर हॉल में भागती है। मम्मी जी, मेरे कमरे में इतने बाल है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मम्मी जी, हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे मम्मी जी, जल्दी मेरे कमरे में चलिए। कियारा सभी को लेकर अपने कमरे में जाती है, पर वहाँ एक भी बाल नहीं होता, क्योंकि पल्लवी उन सारे बालों के गुच्छों को वहाँ से हटा चुकी होती है। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कियारा, ओवर ड्रामेटिक मत बनो, इतना भी बड़ा कुछ नहीं हो गया। और तुम तो वही हो ना जो सबके सामने पल्लवी की इंसल्ट करती फिरती हो कि वो गंजी हो जाएगी। तो समझ लो भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिया है। गुस्से में अपने पति के मुंह से निकली बात कियारा के मन को छू जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ओह गॉड, ये मैं क्या कर रही थी? मुझे माफ़ कर दो पल्लवी। तुम्हारा मन ना देखकर, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बाल, इन्हीं चीज़ों में लगी रहती थी मैं। देख लो भाग्यवान, तुम भी ये मेकअप कॉस्मेटिक्स मत किया करो, वरना मुझे तो डर लग रहा है, मेरी तो एक ही बीवी है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना भाभी? बस टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक ऑयल है, मैं उससे आपके बालों की मालिश कर दूंगी। उसके बाद आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, डोंट वरी। पल्लवी कियारा के सर पर एक नॉर्मल हेयर ऑयल लगा देती है। कियारा को कभी हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो एक ही बार में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद वो पल्लवी को गले से लगा लेती है और दोनों हमेशा सगी बहनों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। अंजना के सास ससुर के बीच बहुत प्यार था। अंजना को इस बात से परेशानी भी थी। वो फोन पर अपनी सहेली से कहती है, अरे हम क्या जाए हनीमून में, ये मेरे सास ससुर का ही हनीमून खत्म नहीं हो रहा। अरे सारा दिन दोनों बैठकर न जाने क्या बातें करते रहते हैं। अरे अच्छा है ना, बुढ़ा बुढ़ी खुद में ही व्यस्त रहते हैं, तेरे से मतलब तो नहीं रखते। हाँ, पति सारा दिन ऑफिस, सास ससुर खुद में मस्त, और मैं क्या करूं? सारा दिन टीवी मोबाइल। अरे यार, कोई तो चाहिए ना साथ बात करने के लिए। अरे चल रखती हूँ, सास का फरमान आ गया है, चाय का बनाकर जरा दे आओ। तभी अंजना की सास भी आवाज देती है, बहू आजा, तेरे ससुर जी ने पकोड़े बनाए हैं, खा ले आकर। साथ क्या लेगी, चाय या कॉफी? हाँ चल रख फोन, मेरे सास ससुर भी चाय नाश्ता बनाकर इंतजार कर रहे हैं मेरा। सास ससुर की जिंदगी साथ में अच्छी चल रही थी कि एक रोज अचानक से अंजना के ससुर का देहांत हो जाता है। अब सास उदास और अकेली रहने लगती है। अंजना पति से कहती है, पता नहीं क्यों पापा साथ थे तो मुझे माँ पिताजी का यूं गपशप करना, साथ खुश रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज जब पिताजी नहीं है तो
माँ का अकेलापन भी देखा नहीं जाता। पिताजी ने हमेशा शहर से बाहर नौकरी की। माँ हम बच्चों के खातिर यहीं पिताजी से दूर रहती थी, लेकिन एक बार सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके पिताजी यहाँ आए तो फिर माँ पापा ने साथ रहने वाली जिम्मेदारी को पूरा किया। हाँ, लेकिन फिर देखिए ना, कितनी जल्दी पिताजी चले गए और अब माँ फिर से वैसी ही अकेली हो गई। काश पिताजी वापस आ जाते। कुछ महीनों बाद अंजना को एक बेटा होता है। वो धीरे धीरे 3 साल का होता है कि एक दिन तोरी, अरे ओ तोरी। तोरी, इस नाम से तो मुझे बिट्टू के पापा बुलाते थे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। तभी वहां पोता आ जाता है। तोरी, चाय ले आ जा। पहले तो अंजना की सास हंसती है, लेकिन फिर जिस अंदाज से पोते ने चाय मांगी थी वो हैरान हो जाती है। फिर शाम को, बेटा, आज मुन्ने ने मुझे तोरी बोलकर बुलाया और चाय भी बिल्कुल वैसे ही मांगी जैसे पापा मांगा करते थे। माँ जी, आपको पता है इसके सर के बाल भी बिल्कुल पिताजी की तरह ही है, घुंघराले। और तो और माँ जी, इसका खाने पीने का शौक भी पापा जी पर ही गया है। बस अब क्या था, घर में मुन्ने को पिता का पुनर्जन्म मान लिया जाता है। और अब, अरे अंजना, जल्दी से इनके कपड़े और पाउडर क्रीम निकाल कर तो दे, मैं जरा नहलाकर तैयार कर देती हूँ। बहू बच्चे का सारा सामान सास को दे देती है। तोरी, मैं ये नहीं पहनूंगा, वो लाल वाली शर्ट। देखा, लाल शर्ट। उनकी तरह इसे भी लाल रंग का ही शर्ट पसंद है। अरे ला रही हूँ मैं। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अरे रुक रुक, तू नहीं, मैं बना देती हूँ, वही खाएगा ये। सास किचन में जाकर पति की फेवरेट डिश बनाकर पोते के सामने रखती है। ये क्या है माँ जी? पहले तो कभी नहीं बनाया आपने। अरे ये तेरे ससुर जी ना खुश होकर खाया करते थे, देखते हैं इसे कैसा लगता है। सास जैसे ही पोते के सामने प्लेट रखती है, वो गपा गप सब खा लेता है। देख देख बहू, पैना कहती थी तेरे पिताजी का ही रूप है ये। इनको मेरा अकेलापन देखा नहीं गया होगा, तभी तो इसे भी वो सब पसंद आ रहा है जैसे उन्हें आया करता था। बहू बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन शाम को पति से कहती है, अरे माँ जी तो मुन्ने को बिल्कुल ससुर जी मानकर बैठी हैं। हाँ तो ठीक है ना, क्या करना है, कम से कम उनका टाइम पास तो हो रहा है ना। हाँ हो तो रहा है, लेकिन कल को कोई परेशानी ना हो। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो। कुछ साल बाद पोता स्कूल जाने लायक हो जाता है। माँ जी, आज मुन्ने के स्कूल का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मैं तो उसके साथ ही जा रही हूँ। वो क्या है ना, ये जाते नहीं थे कहीं भी मेरे बिना। लेकिन माँ जी, स्कूल में जाने की परमिशन पेरेंट्स को नहीं होती। अरे जाओ जाओ, क्यों नहीं होती? वैसे भी बहू कैसे भरोसा कर ले कि वो लोग मुन्ने का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? स्कूल है, वो पैसे लेते हैं हर माँ बाप से, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। मुन्ना स्कूल चला जाता है और अंजना अपने कमरे में सोने, लेकिन 2 घंटे में ही फोन बजता है। हेलो, कौन? हम आरव के स्कूल से बात कर रहे हैं, आप उनकी मदर हैं? हाँ जी, क्यों, क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपको भरोसा नहीं है स्कूल पर। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, भरोसा ना होता तो इतने चक्कर न लगाते आपके स्कूल के, और ना ही वो इतना बड़ा डोनेशन भी देते, है ना? तो मैडम ऐसा तो बोलिए ही मत। अरे मैडम, तो ये अपनी सास को बच्चे के साथ क्यों भेजा है? किसी के दादा दादी को परमिशन नहीं होती है कि वो यहाँ आए तो आए, क्लास में बगल में बच्चे के बैठने की जिद भी करे। अंजना फोन रखकर सास के कमरे में जाती है। जहाँ सास नहीं होती, वो समझ जाती है कि सास मुन्ने के पीछे स्कूल चली गई। अंजना पति को फोन करती है और दोनों बच्चे के स्कूल जाते हैं, जहाँ सास को प्रिंसिपल के कमरे में बिठाया गया होता है। देखिए मैम, हम लोग आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट रहे हैं, जो भी पैसे आपके बनते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर ले। ऐसे थोड़ी ना होता है। माफ कर दीजिए मैम, कल से हम लोग ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना, माँ पोते से बहुत कनेक्टेड है तो शायद। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन आखिरी बार
वो क्या है ना, बाकी के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ हाँ, 5 साल की उम्र में IAS PCS की तैयारी करवा रही है ना। अरे ना जीना, मैं तो आऊंगी चाहे जो भी हो जाए। देखिए देखिए, अब तो हम आप लोगों के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। बस क्या करते, प्रिंसिपल से झगड़ा थोड़ी किया जा सकता था। अब सास सारा दिन पोते को लेकर पढ़ाती लिखाती। माँ जी, मुन्ना घर में रहकर दूसरे बच्चों जैसा नहीं बन पाएगा, स्कूल भेजना जरूरी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया? लेकिन बहू तो जानती है ना, ये तेरे ससुर जी हैं और वो मेरे बिना तो कहीं जाते नहीं। माँ, माना ये पिताजी हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि पिताजी का ये जो नया जन्म हुआ है उसमें भी वो उतने ही सक्सेसफुल और कामयाब हो? और माँ जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो दरअसल पिताजी के चले जाने के बाद आप इतनी अकेली और परेशान रहती थी, तो मैंने ही ये चाल चली थी। हाँ माँ, हम लोगों ने ही मुन्ने को तुम्हें तोरी बोलने को कहा था और हमने ही वो खाने की आदत डाली थी मुन्ने को। उसका लाल रंग की शर्ट पहनने की जिद करना, ये भी मैंने ही उससे कहा था माँ जी। और वो घुंघराले बाल, माँ वो तो सच में उसके दादा जैसे ही हैं। उसके लिए ही तो उसे पिताजी की कॉपी मान सकते हैं। मैं सच्ची इनके पीछे पागल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं मुन्ने को स्कूल जाने से नहीं रोकूंगी, बस। शीना को उसके ससुराल वालों ने एक शादी में पसंद कर लिया था। अरे वो लड़की तो बड़ी प्यारी है, मेरे बेटे अमन के लिए बात चलाओ ना। बस फिर क्या था, किसी रिश्तेदार के दखल से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शीना की सास पारुल और उसकी देवरानी आसपास ही रहते थे। शादी के बाद शीना कहती है, सुनिए जी, ये चौका छूने की क्या रस्म होती है, जानते हैं क्या आप? अरे नहीं यार, हाँ पर मम्मी को चाची से बोलते सुना था कि आज तुमको किचन की जिम्मेदारी देंगे, तो वो लोग आ रहे हैं खाना खाने हमारे घर। हे भगवान, ये कैसी रस्म है? साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाना, ये तो कंप्यूटर की कोड को डिकोड करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे चिंता क्यों करती हो, माँ है ना, सब संभाल लेंगी, वो बहुत समझदार है। शीना को भी पति की बात ठीक लगती है। वहीं घर पर शीना की चाची सास, ससुर और उनकी बहू खाने पर पहुंचते हैं। शीना की चाची सास उसकी सास से कहती है, अरे कहाँ है दीदी, आप अभी भी किचन में हैं क्या? रस्म बहू की है या आपकी? चाची की बहू कहती है, और हमारी चौका छूने की रस्म थी तो हम तो सुबह 4 बजे ही किचन में पहुंच गए थे। अरे तेरी ताई ने सर पर चढ़ा रखा है बहू को। शीना सबकी बात सुने बगैर सामने आती है। अरे आज तो तेरी चौका छूने की रस्म थी ना, तुम ही देर से आई हो। वो चाची, मुझे ना साड़ी बांधने में देर हो गई। तो वक्त से उठा करो ना, पता है जब नई शादी है, रस्में होनी है, तो फिर थोड़ा कम आराम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। शीना की सास को बहुत बुरा लगता है कि चाची उसकी बहू से ऐसे बात कर रही है। अरे शीना, चलो किचन में, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो, मैंने सब बनाकर यहाँ रख दिया है, तुम्हें सिर्फ हलवा बनाना है, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी है बेटा। बस किशमिश डालकर हलवा में मिलाकर लेकर आ जाना। बस फिर क्या था, एक एक कर शीना सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे बहू ने इतना सब बना दिया, वाह जी वाह। तभी शीना बोल देती है, नहीं नहीं चाची, ये सब तो माँ ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे टेबल पर लगाया है। वो साड़ी पहनकर काम करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा ना। चाची सास तो सुनकर मानो बेफर ही जाती है। ये क्या बात हुई दीदी, मैं जब शादी कर कर आई थी तो आप बड़ी थी, पर किचन में ना आप आई और ना माँ जी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहू थी और मुझे सास के हिसाब से काम करना था, लेकिन अब मैं सास हूं तो मैं बहू को वैसे ही बनाऊंगी ना जैसा कभी मैं बनना चाहती थी। खैर, चाची सास खाना खाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे शीना, ये क्या पहन रखा है?
हे भगवान, इस परिवार में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ छोटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? इसने पहना क्या है? अरे दीदी, क्यों इतनी छूट दे रही हो? शीना जो कि सलवार सूट पहने खड़ी थी, चाची के गुस्से को देखते ही अंदर चली जाती है। देख छोटी, हम दोनों को आज की बहुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो दौर अलग था, आज का वक्त अलग है। देखिए दीदी, ये तो परंपरा है, हमारी सास ने हमें दी और आगे हमें अपनी बहुओं को देना है। ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो पूरी संस्कृति ही खराब कर रही हैं। ये बोलकर चाची सास वहां से चली जाती हैं। शीना की सास चाची की बात से परेशान होकर रोने लगती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर तुम्हारी देवरानी तुमको ताने देकर चली गई है क्या? हाँ, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर मुझे तो बहू के सूट पहनने में कुछ गलत नहीं लगता। अरे लोगों की बहुएं तो न जाने क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। मैं तो उसे भी बुरा नहीं मानती। ये क्या मेरी गलती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किए फैसले का सम्मान करो। ठीक है सब। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर आता है शीना का पहला करवा चौथ। अरे शीना बेटा, यह त्योहार हमारे घर में बहुत मायने रखता है। तुम शाम की पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। और सुनो, चाची सास और उनकी बहू भी यहाँ आएंगी पूजा के लिए, तो खाना भी बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। तुम बस आज के दिन साड़ी पहनना बेटा। शीना समझ नहीं पाती है कि चाची सास के आने पर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को क्यों बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप उसकी चिंता ना करिए, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। शीना की सास उसकी बात पर खुश हो जाती है। छोटी को पता न चले कि मेरी बहू घर में सूट पहनती है, तो मैंने आज साड़ी पहनने को बोल दिया। क्यों लोगों को बिना वजह बात बनाने का मौका दें। शाम को सब पूजा पाठ करके बैठे होते हैं कि चाची सास की बहू चाची सास से कहती है, माँ जी, आज के दिन तो आप लोगों के घर बहुओं को नेक दिया जाता है ना? हाँ हाँ बहू, बोलना, तुझे तेरी सास से क्या चाहिए? हाँ शीना बेटा, तू भी बता दे कि तुझे क्या चाहिए। मम्मी जी, मुझे ना आपका वो रानी हार चाहिए जो आपने अभी पहना है। चाची सास थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, ले लेना, सब तेरा ही तो है। तुझे कौन सा हार चाहिए बहू? माँ जी, मुझे नेक में आपसे परमिशन चाहिए कि आप मुझे नौकरी की इजाज़त दें। आप तो जानती हैं कि मैं और ये एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वाह जी वाह, ये भी सुनना बाकी रह गया था। इस खानदान की बहू नौकरी करने बाहर जाएगी। और मैं भी तो इंटर पास हूँ, पूरे 2nd डिवीजन, लेकिन कभी मजाल है कि नौकरी की बात की हो। पर दीदी, मैंने MBA किया है, वो भी बड़े संस्थान से। तभी शीना का पति और ससुर भी वहां आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं वही सोच रहा था कि तुम नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हो। मुझे लगा शायद तुम नौकरी करना नहीं चाहती हो। नहीं पापा, वो तो हमेशा से ही कुछ नाम कमाना चाहती है। अपने माता पिता को भी इसने कहा था कि वो आप लोगों को अपनी तरह से समझ लेगी। सास को शांत दिखकर शीना कहती है, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ, घर का सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी। खाना पीना किसी भी चीज के लिए घर वालों को परेशानी नहीं होने दूंगी। वक्त से पहले उठूंगी और काम वाली को भी हटवा दूंगी। शीना की बात सुनकर सास हंस पड़ती है। अरे शीना, ये ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल काम करो बेटा, पढ़ी लिखी हो, नौकरी में अच्छा कर सकती हो। जरूर बेटा, दिया तुम्हें तुम्हारा नेग। हाँ, पुरानी परंपरा जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, कभी कभी बदलाव लाना भी जरूरी होता है, जिसे देर से ही सही लेकिन समाज अपना ही लेता है।